सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12 के अंतर्गत जो चित्रकला विषय है, अभी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और आपके NIOS की साइड पर इसकी जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके इसको पढ़ा रही हूँ। तो इसका चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति। तो हमने पिछले 3 पाठ पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो मोहनजोदाड़ो है उसमें किस किस तरह की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वो किसकी बनी हुई थी और उसमें किस तरह की कलाकृतियाँ की गई हैं। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। प्रिय शिक्षार्थियों, मुझे लगता है कि आपने भारत की विभिन्न स्थितियाँ देखी होगी। क्या आप मूर्तिकला के बारे में जानते हैं? आइए भारत में मूर्तिकला के बारे में जानें। भारत में मूर्तिकला का इतिहास बहुत पुराना है। सभ्यता के सबसे पुराने निशान सिंधु घाटी में पाए गए। तो जो हमारी सभ्यता है, जो 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अंतर्गत जो हमारे है ना सभ्यता के कुछ निशान पाए गए हैं कि वहाँ भी लोग रहते थे, और उनका जो रहन सहन के बारे में जो वहाँ जो प्राप्त पुरातत्ववेताओं ने जो वहाँ पर खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त की, उससे उसका अंदाज़ा लगता है कि वो किस तरह से रहते थे और किन वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे। आश्चर्यजनक रूप से वे एक अत्यंत परिष्कृत शहरी सभ्यता की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जनरल कनिंघम और राखालदास बनर्जी ने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों में खुदाई की। तो सबसे पहले खुदाई किसने की? जनरल कनिंघम और राखालदास बनर्जी। इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर जो थे उसमें खुदाई की, जो अब पाकिस्तान में है। तो वो वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। बाद की खुदाई गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस सभ्यता के और भी केंद्र प्रकाश में आए। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र इतना बड़ा था, इसलिए खुदाई में बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली। उनके माध्यम के आधार पर मूर्तियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धातु की मूर्तियाँ, दूसरा है पत्थर की मूर्तियाँ, तीसरा है टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा वो होता है जिसमें क्या होता है, जैसे ना मिट्टी से वो बर्तन बना हुआ होता है, वो जो भी कलाकृति वो मिट्टी से बनी होती है, और उसको फिर आग के अंदर पकाया जाता है। पकाने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी मिट्टी का बर्तन है, जैसे हमारे घड़े है, सुराही है ना, दिए हैं, उनको जब मिट्टी में पकाया, वो कच्ची मिट्टी से बनते हैं, चिकनी मिट्टी से उनको आकार दिया जाता है, और उसको फिर मिट्टी को उस आकृति को जब पका दिया जाता है, आग के अंदर उसको पकाया जाता है, तो फिर वो कैसे जब वो पक जाते हैं, पकने के बाद में उसका रंग चेंज हो जाता है, और उसके ऊपर फिर जो कलाकार है वो कई तरह की कलाकृतियाँ करते हैं, है ना। तो वही टेराकोटा के अंतर्गत ही आती है। तो मिट्टी की मूर्तियों को अग्नि में पकाने के बाद वो टेराकोटा मूर्ति के अंतर्गत उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं टेराकोटा। पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति, धातु में जैसे तांबा है, कांसा है, इनकी मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की पत्थर की मूर्तियाँ तुलनात्मक रूप से कम संख्या में हैं। 11 की खुदाई मोहनजोदड़ो में और 2 की खुदाई हड़प्पा में की गई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्तियाँ मिली है वो संख्या में कम है। उसमें 11 मूर्तियाँ तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और 2 मूर्तियाँ जो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई है। वे अल्बास्टर, स्टीटाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और गेस्टोन से बने हैं। टेराकोटा की मूर्तियों में मानव और जानवरों की मूर्तियाँ और खिलौने शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता की धातु की मूर्तियाँ कलात्मक हैं और परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई हैं। मूर्तियों के अलावा खुदाई में मुहरे, सिक्के, आभूषण और खिलौने भी मिले हैं, जिन्होंने निवासियों के परिवेश और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक खिड़की खोल दी है। तो कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो निवासी हो किस तरह से रहते थे, ठीक है, उनका परिवेश कैसा था, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इस पाठ को पढ़ने के उद्देश्य क्या है कि पाठ सीखने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस सभ्यता की खोज किसने की, उसका नाम बताएंगे। पहचानेंगे कि इस सभ्यता के निशान कहाँ पाए गए हैं। विभिन्न माध्यमों में मूर्तियों का वर्णन कर सकेंगे। इस पाठ में वर्णित कलाकृतियों के माध्यम, रूप और आकार के बारे में जान पाएंगे, ये बता पाएंगे। अब पढ़ते हैं पुजारी का भंडाफोड़। तो देखो, एक पुजारी का भंडाफोड़ है ना। ये इस तरह से वो है डिजाइन, जो जिसको पुजारी का भंडाफोड़ कहा गया है। इसको पुजारी की प्रतिमा जो है ये प्राप्त हुई है। प्रिय शिक्षार्थी,
सबसे पहले आप एक प्रसिद्ध कलाकृति पृष्ठ बस्ट को देखेंगे। पृष्ठ बस्ट, इसको इंग्लिश में इसका नाम क्या दिया गया है, पृष्ठ बस्ट को समझेंगे। मूल जानकारी, पुजारी राजा की यह स्टिटाइट मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। ये समकालीन संस्कृति और जीवन के बारे में कई सुराग प्रस्तुत करता है। तो इस तरह की ये मूर्ति है। इसकी जो शैली है वो बहुत ही कलाकृत है और उसके माथे की बाह पर गहने और बाहें पर लिपटा लबादा पहनने वाले की उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का संकेत करता है। यानी कि इसने क्या कर रखा है, माथे की बाह पर गहने, इसने देखो सर के ऊपर क्या पहन रखा है, गहने, और बाहों पर लबादा डाल रखा है। यानी ये सर के ऊपर ये गहना पहन रखा है इस तरह से, ठीक है। और इसने अपने शरीर के ऊपर, ये सर पे तो गहना पहन रखा है और इसने अपने शरीर के ऊपर एक लबादा डाल रखा है ना। ये एक लबादा डाले जैसे शॉल टाइप का होता है डिजाइनिंग, वो। तो इससे पता चलता है कि ये कोई उच्च है ना, उच्च सामाजिक इस आर्थिक स्थिति को संकेत करते कि कोई उच्च घर से हो, है ना। उस समय मूर्ति उसकी देख के बनाई गई हो। उनकी कटी हुई दाढ़ी और करीने से कंघी किए हुए बाल फैशन की एक खास समझ का संकेत देते हैं। शॉल पर ट्रेफल्स रूपांकनों, यह स्पष्ट नहीं है कि वे मुद्रित कढ़ाई या बुने हुए हैं। यानी ये पता नहीं चल रहा कि ये वास्तव में बुना हुआ था या कोई मुद्रित कढ़ाई थी। ये दिखाते हैं कि लोगों ने वस्त्रों को सजाना शुरू कर दिया था। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदाड़ो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है अपने कपड़ों को सजाना शुरू कर दिया था। मूर्ति कला का विस्तार और साफ सुथरापन सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च स्तर के तकनीकी और कौशल शैली की गवाही देता है। अब है इसका शीर्षक क्या है, पुजारी बिस्ट, यानी इस मूर्ति का नाम क्या है, पुजारी बिस्ट है। मीडियम क्या है, स्टिटाइस है। आकार ये 11 सेंटीमीटर के आकार है। स्थान ये मोहनजोदाड़ो में खोजा गया। संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान में रखा गया है। तो यहाँ पर देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो। तो ये मोहनजोदाड़ो में ये जो मूर्ति है वो खोजी गई थी। सामान्य विवरण, मोहनजोदाड़ो में मिली मूर्तियाँ ज़्यादातर गढ़ी वाला टीला स्थल की ऊपरी परतों में खोदी गई। तो गढ़ी वाला टीला एक स्थान का नाम है ना। तो गढ़ी वाला एक स्थान का नाम है जहाँ के ऊपरी स्थल की परतों में खोजी गई थी और इसलिए सभ्यता के बाद के चरण की है। तो ये सभ्यता के बाद में ये खोजी गई। अंतिम परत पर पाई गई यह विशेष मूर्ति सिंधु घाटी के मूर्तिकार की अपनी कला में निपुणता का एक शानदार उदाहरण है। विषय के बाल कानों को उजागर करते हुए केंद्र में विभाजित होते हैं और सिर के पीछे तक पहुँचते हैं, जहाँ इसे एक रिबन द्वारा पकड़ा जाता है। तो देखो इसके सर के जो बाल है, यहाँ सिर है ना, सिर के बाल जो है वो कानों के उजागर करते हुए हमने देखा मूर्ति में कान दिखाई दे रहे हैं और अच्छी तरह से कटी हुई है और सर पर एक रिबन बांध रखा है। उसके साफ सुथरे बाल, छटी हुई दाढ़ी, आधी बंद आंखें और तिपतिया घास से सजी साल इसे सिंधु घाटी की बाकी मूर्तियों से अलग करती है। इसके धार्मिक महत्व के कारण कलाकार ने संभवतः इसे पारंपरिक शैली में निष्पादित किया। मूर्ति पर शायद किसी तरह की कोटिंग थी जो खुदाई और छटाई के दौरान साफ हो गई। तो देखो मूर्ति पर कोई किसी भी तरह की कोटिंग थी, है ना, यानी एक सुंदरता थी, लेकिन वो खुदाई के दौरान और छटाई के दौरान हो सकता है वो साफ हो गई हो। मुड़ा हुआ ऊपरी होठ, तो मुड़ा हुआ क्या है, इसका ऊपरी होठ है। सीधी बोहे और सिकड़ी हुई आंखें उसके आचरण को एक अलग रूप देती है। तो इसकी जो आचरण है, इसका व्यवहार है, उसको अलग ही रूप देती है। क्या सीधी बोए है, सिकड़ी हुई आंखें हैं, ऊपरी होठ है, मोटी गर्दन, चौकोर कंधे और तिरछी खोपड़ी संयमित शरीर शक्ति का संकेत देती है। इसके माथे पर रत्न जड़ित पट्टी और वैसा ही बाजूबंद यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति कुलीन वर्ग का रहा होगा। कुलीन यानी कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति वो रहा होगा। बाएं कंधे पर लिपटी हुई सजी हुई शॉल में एक ट्रेफोइन आकृति है जो मिस्र, क्रेते और मेसोपोटामिया के प्रतीक चिन्हों पर पर्दे पर देखी गई है। तो इस तरह की आकृति जो इस मूर्ति में दिखाई देती है, इसके शॉल के ऊपर जो डिजाइन दिखाई देती है, वो डिजाइन जो है मिस्र, क्रेत और मेसोपोटामिया के जो प्रतीक चिन्ह है उसके ऊपर भी इसी तरह की, उनके जो प्रतीक चिन्ह जो पर्दे थे उसके ऊपर भी इसी तरह की आकृति दिखाई देती थी। बेबीलोन के पुजारी उसी रूपांकन से सजे हुए कपड़े पहनते थे। चूँकि सेटिटाइट है ना, स्टिटाइट, इसको स्टिटाइट बोलेंगे। स्टिटाइट बहुत नरम होता है और मूर्तिकार ने संभवतः किसी नुकीले पत्थर या हड्डी से प्रतिमा को उकेरा होगा या कोई उपकरण कांस्य या तांबे से बनाया होगा। तो इस तरह से इस मूर्ति की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखो ये इसने गहने भी पहन रखे हैं, आधी खुली इसकी आंखें हैं, ये उभरे हुए कान हैं, है ना, दाढ़ी को भी अच्छे से सजा रखा है, ठीक है। इसने सर पर भी एक है ना गहने जो पहन रखा पट्टा बांध रखा है।
और ये इसने यहाँ पे हाथ में बाजूबंद पहन रखा है और ये स्ट्रीट टाइट के तरीके से ये जानकारी यानी ये इसकी डिजाइन दी गई। जो मिस्र है, बेबीलोन है, वहाँ के लोग अपने वस्त्रों पे इस तरह की डिजाइन करते थे। तो इन डिजाइनों को देख कर ऐसा लगता है कि ये कोई उच्च कुलीन वर्ग का ही व्यक्ति होगा जिसकी मूर्ति बनाई गई है। अब यहाँ प्रश्न दे रखे हैं कि पुजारी की प्रतिमा किससे बनी है होती है, तो इसमें आपको देख के बताना है। अब आगे देखते हैं अगला, नाचती हुई लड़की। तो देखो ये नाचती हुई लड़की का भी एक चित्र मिला है, नाचती हुई लड़की, ये इस तरह से भी एक मूर्ति मिली है। डांसिंग गर्ल हड़प्पा युग की प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है। आइए जानते हैं कलाकृति के बारे में मूल जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु शिल्प अत्यधिक विकसित था, जिसका श्रेय मोहनजोदड़ो से प्राप्त आश्चर्यजनक मूर्तियों को मिलता है। तथाकथित डांसिंग गर्ल की मूर्ति शायद हड़प्पा युग के धातु कर्म की सर्वोच्च महिमा है। तो देखो ये डांसिंग जो मूर्ति है ना, डांसिंग गर्ल्स की जो मूर्ति है ये धातु से बनी हुई है, तो ये सर्वोच्च स्थिति बताती है। कलाकार शायद विषय का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। सुडौल धड़, मोटे होठ, चपटी नाक, सुडौल गाल और गुच्छेदार घुंघराले बाल, ये सभी स्पष्ट रूप से आदिवासी मूल की महिला का संकेत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो मूर्ति है किसी आदिवासी महिला की हो, क्योंकि उसके गुच्छेदार बाल है ना, सुडौल गाल है, चपटी नाक है, होठ है, सुडौल धड़ है, मोटे मोटे होठ है। तो इस तरह से बताता है कि ये आदिवासी जो है महिला की मूर्ति है। कलाकार ने उसके खुले स्तनों, कमर और जांघों में स्त्री की सुंदरता को कैद किया है। उसकी दाहिनी बाह पर 2 भारी चूड़ियाँ बाईं ओर की ओर तुलना में नाटकीय रूप से सीमित लगती है, जिसमें चूड़ियाँ लगभग कंधे तक है। नृत्य करने वाली लड़की के गले में 4 लंबे पेंडल वाला एक हार है। उसकी गतिशील मुद्रा में पता चलता है कि उसने एक छोटा ब्रेक लिया है। देखो जो इसकी गतिशील मुद्रा है उससे पता चल रहा है कि वो कोई डांस कर रही होगी और उस समय उसने थोड़ा ब्रेक लिया होगा। ये देखो इसने बाजू तक उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं ना, गले में ये लॉकेट पहन रखा है ना, जूड़ा बना रखा है। ये देखो हाथ में भी, बाजू में भी इसने चूड़ियाँ पहन रखी है ना। इस तरह से इसकी स्थिति इसमें बताई गई है। एक नृत्य सत्र के दौरान, नृत्य सत्र यानी कि डांस के सत्र जो चल रहा होगा उस दौरान, और शायद अपने अगले प्रदर्शन के बारे में सोच रही है। आकार में छोटा होते हुए भी इसकी प्लास्टिसिटी और कामुकता प्रभावशाली है। यह मूर्ति खोई हुई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई है। तो शीर्षक है ये खोई हुई लड़की और ये धातु की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, इसका उद्यम स्थल भी मोहनजोदाड़ो ही है। ठीक है, और ये साइज जो है ये इसकी साइज दे रखी है और संग्रहालय नई दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। सामान्य विवरण, ये छोटी कांस्य मूर्ति अब दुनिया भर में सिंधु नृत्य करती हुई लड़की के नाम से जानी जाती है। अपने आप में एक उत्कृष्ट करती यह गतिशील मूर्ति स्त्री इस शिष्टता और अनुग्रह को प्रदर्शित करती है। दाहिना हाथ उसके कूल्हे पर है और बायां हाथ घुटना आगे की ओर झुका हुआ है। सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ है। उसके घुंघराले बालों को सिर के पीछे हिस्से पर जूड़े में व्यवस्थित किया गया है और आभूषणों से सजाया गया है। आंखें बड़ी बड़ी है और सोच में खोई हुई है। मूर्ति खोई हुई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई है। एक मोम की मूर्ति बनाई गई और उसे गाय के गोबर के साथ मिश्रित मिट्टी में कई लेपों से ढक दिया गया। एक बार कोटिंग सूख जाने के बाद, यानी जो उस पर लेप किया गया वो सूख जाने के बाद ब्लॉक को गर्म किया गया ताकि यह खोखला हो जाए। फिर पिघली हुई धातु को ब्लॉक में डाला गया। ये डाला जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। ठंडी धातु ने मूर्ति का आकार ले लिया। ये मूर्ति मिट्टी के खंड को तोड़कर प्राप्त की गई। तो देखो मिट्टी का खंड बनाया गया। ठीक है, उस खंड में ये गोबर का मिट्टी का लेप किया गया है ना, साँचा बनाने के बाद में। फिर जो वो साँचा बना, वो कोटिंग बनी, उसको गर्म किया गया है ना, और कोटिंग हो जाती है और फिर उसके अंदर धातु भरा गया। और उसके बाद में वो धातु जब पिघली हुई धातु जब ठंडी हो गई तो मूर्ति का आकार ले लेती है। तो ऊपर की जो कोटिंग है, जो ऊपर की जो मिट्टी, उसको हटा दिया गया, तोड़ा गया। तो इस तरह से मूर्ति का आकार निकल कर आया। अगला है मातृ देवी। ठीक है, अभी इसमें से कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है। तो मूर्ति में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। डांसिंग गर्ल्स का माध्यम क्या है, किससे बनी हुई है। ये मिट्टी से, धातु से बनी हुई है। नृत्य करने वाली लड़की को चुनने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम बताइए। तो इसमें किस तकनीक का चुना गया है ना, तो इसको आपको बताना है। अब है मातृ देवी।
तो मातृ देवी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है वो हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि मातृ देवी सिंधु कला में पाई जाने वाली एक सुंदर स्त्री आकृति है? आइए प्रतिमा की सराहना करें। मूल जानकारी, ये देखो, ये मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है, देवी माँ की मूर्ति है, तो ये भी प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं माता देवी की पूजा करते थे। तथ्य यह है कि कई स्थलों से माता देवी की आकृतियों की खुदाई की गई और कई सिंधु मोहरों पर स्त्री आकृतियों को भी चित्रित किया गया। तो सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं, उस समय की जो मोहरें थी, सिक्के थे, उसके ऊपर भी स्त्री आकृतियों को चित्रित किया गया है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच मातृ देवी की पूजा एक व्यापक प्रथा थी। अलंकरण शैली की समानता से संकेत मिलता है। अलंकरण को जो सजाने की शैली है, सजाने का तरीका है, उससे ये पता चलता है कि आकृतियाँ धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग के लिए बनाई गई थी। जो धार्मिक अनुष्ठान थे, यानी जो धार्मिक पूजा पाठ होते थे, उस समय इस आकृतियों का, उन मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी पूजा के एक पद को लोकप्रिय बनाया देवी पूजा के एक पंथ को लोकप्रिय बनाया, जो ग्राम देवियों, शक्ति देवी, भूदेवी की पूजा के साथ आज भी जारी है। मेसोपोटामिया सभ्यता सहित अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। इस पंथ की उत्पत्ति संभवतः कृषकों द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए प्रचुर पृथ्वी देवी की पूजा में हुई थी। तो इसकी क्या है कि इस पंथ की उत्पत्ति, जो कृषक होते थे, किसान होते थे, वो अपने आप को सहायता करने के लिए पृथ्वी देवी के रूप में, है ना, उसको पूजा जाता होगा। पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी की ये मृण मूर्तियाँ, मृण यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, देवी माँ की मन्नत मूर्तियाँ है। तो देवी माँ की जो मन्नत है वो मूर्तियाँ हैं। ये विशेष मूर्ति हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त मूर्तियों में से एक है। अब देखो, ये भी देवी माँ की मूर्ति, यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया गया है, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें हो जाती है। तो ये देवी माँ की मूर्ति है ना, मीडियम, ये भी मिट्टी से बनाई गई है ना। कला क्या है, यहाँ पर उद्गम स्थल है, वो ये आकार दे रखा उद्गम स्थल, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। सामान्य विवरण। अब इस मूर्ति के बारे में बताया गया कि वो कैसे बनी हुई है, उसने क्या पहन रखा है, उसकी शारीरिक आकृति कैसी है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों के उच्च स्तर की परिपक्वता को दर्शाती है। लगभग नग्न आकृति की आंखें मिट्टी की 2 गोलियों से बनाई गई हैं। नग्न आकृति यानी कि आंखें जो है उसे खुली हुई है ना, उस पर कुछ भी नहीं ढका गया। ये देखो, ये आंखें इसकी दिखाई दे रही है। नग्न आकृति यानी कि एकदम खुली हुई आंखें हैं, है ना। तो इस तरह से बनाया, उभरे हुए होठ है, ठीक है। यहाँ पर फूल की आकृति इसके शीर्ष पर सजाई गई है, गले में ये कंठहार पहनाया गया है। तो इस तरह से हम इसकी आकृति की सराहना कर सकते हैं। गले में और कमर पर एक तरह से, है ना, कुछ आभूषण कमर के ऊपर भी इसको पहनाया गया है। तो इसकी जो नग्न आकृति है, यानी लगभग नग्न आकृति जो है, इसकी आंखें मिट्टी की 2 गोलियों से बनाई गई है। नाक भींची गई है। कमरबंद में एक स्कर्ट होती है, तो हमने कमरबंद में एक स्कर्ट देखा है जो शरीर के निचले हिस्से को ढकती है। ये आकृति भारी हार, पेंडल और बाजूबंद से अलंकृत है, तो हमने भारी हार, पेंडल और बाजूबंद भी देखा है। इस खड़ी आकृति का निचला भाग टूटा हुआ है, बायां हाथ भी टूट गया। तो हो सकता है खुदाई के दौरान टूटा हुआ हो या खंडित हो गई हो, जब इस सभ्यता का विनाश हुआ हो। इसकी पंखे के आकार की पगड़ी 2 कटोरियों से घिरी हुई है। तो देखो, पंखे के आकार की हमने पगड़ी भी देखी है। ये इसकी पंखे के आकार की पगड़ी है जो कटोरे से घिरी हुई है। ये पंखे के आकार की पगड़ी है इसकी। और ये गले में हार पहन रखा है, पेंडल पहन रखा है इसने, है ना। कमर पर भी कुछ आभूषण है और नीचे का हिस्सा इसका टूटा हुआ, और एक हाथ भी इसका टूटा हुआ है। तो इसका निचला हिस्सा भी टूटा हुआ, बायां हाथ भी टूट गया है। उसकी पंखे के आकार की 2 पगड़ियाँ कटोरियों से घिरी हुई है। कटोरे पर कालिंग के निशान से पता चलता है कि उनका उपयोग लैंप या अगरबत्ती के रूप में किया गया। तो कटोरी के ऊपर जो है ना कालिक लगी हुई है ना, उससे पता ये चलता है कि ये जो सर के ऊपर जो कटोरी बनाई गई थी, इसका उपयोग लैंप या अगरबत्ती के लिए किया जाता था। और मूर्ति मन्नत की प्रकृति की थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति के हाथ से बनाया गया है। तो मूर्ति को किससे बनाया गया है? मूर्ति को हाथ से बनाया गया है। आंखें और स्तन मिट्टी की गोलियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। मिट्टी के एक छोटे से रोल को उंगलियों से पीच करके नाक को आकार दिया गया है। आभूषण आकृति पर चिपका हुआ था। पैरों में कोई विवरण नहीं है। एक बार जब मिट्टी की आकृति तैयार हो जाती है तो सूख जाती है, तो इसे मुट्ठी में पकाया जाता था।
बेकिंग से इसका रंग रंग लाल हो गया। तो बेकिंग यानी कि जो पकाया था इसको, तो पकाने से, बेकिंग करने से इसका रंग क्या हो गया, लाल। मूर्त तो ये होता है, ये मिट्टी के कोई भी वस्तु होती है, उसको कच्ची मिट्टी की वस्तु को जब आग में पकाया जाता है तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। मूर्तियाँ बनाने की इस विधि को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। टेराकोटा उत्पादों को भी कभी कभी पॉलिश भी की जाती है। तो टेराकोटा जो उत्पाद होते हैं उसको भी पॉलिश की जाती है। जैसे कि आज हम अपने घरों में जो मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं वो किस विधि से बनाए जाते हैं, टेराकोटा से बनाए जाते हैं। उस मिट्टी को पकाया जाता है, उसको मतलब कच्ची मिट्टी से आकृति दी जाती है और वो घड़ा बनाया जाता है। फिर उसको सूखने के बाद उसको पकाया जाता है, पकने के बाद उसका रंग रेड कलर का हो जाता है और उसके ऊपर कुछ पॉलिश वगैरह कर दी जाती है। तो आप देखते हैं कि उन मिट्टी के घड़ों पर भी डिजाइन की जाती है, तो वो पॉलिश कर दी जाती है। अब इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो यह सिंधु घाटी की मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली, कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली। देवी माँ की है, पुजारी बास्ट है ना, नृत्य करती हुई लड़की, इन तीनों के बारे में है। तो देवी माँ की मूर्ति टेराकोटा से बनी हुई है, ये इसका माध्यम है, ये स्टीटाइट से बनी हुई है और ये कांस्य से बनी हुई है। तो नृत्य करती हुई मूर्ति किससे बनी हुई है, कांस्य से है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देवी माँ की मूर्ति में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, नहीं सारी ही मूर्तियाँ हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो आपकी ये किससे बनी हुई है, उसका नाम क्या है, शीर्षक वगैरह और इसके उत्पादन, ये जो कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका माध्यम क्या है बनाने का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।